नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के हैं और चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग केवल क्वेश्चंस ही नहीं डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं हम लोग ने इस तरीके से लिए हैं कि आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, सारा जो एनसीईआरटी में है एक एक लाइन टू लाइन हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से समझ जाएंगे कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है और इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं जो आपको पढ़नी जरूरी हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग जब पढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा आसान लगती हैं। ठीक है, तो पहले कहा गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ बेल्जियम। अब बेल्जियम आपको पता होगा यूरोप की एक कंट्री है, तो यूरोपियन कंट्री है, तो पूछा गया उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताइए, मतलब वो कहाँ पर लोकेटेड है, बड़ी है, छोटी है, कैसी है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए आंसर में क्या दिया गया, अब एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहली चीज दी गई है बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। ये चीज फोकस करिएगा, यूरोप में जो एक छोटी सी कंट्री है उसका नाम है बेल्जियम। ठीक है, एरिया भी वहाँ पर स्मॉल है, मतलब बहुत बड़ा एरिया नहीं है। अगर देखेंगे तो हम लोग का जो हरियाणा स्टेट है उससे भी छोटा एरिया आपको बेल्जियम में देखने को मिलेगा। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस। अब फ्रांस के साथ बॉर्डर है, नीदरलैंड के साथ बॉर्डर है, जर्मनी और लग्जमबर्ग, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो यूरोप की हैं, उनके साथ बेल्जियम जो है बॉर्डर बनाती है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। केवल 1 करोड़ की सोचिए पॉपुलेशन है। हरियाणा में भी अगर आप देखेंगे 2.5 से 3 करोड़ की पॉपुलेशन है और यहाँ पर केवल 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं आधी से भी कम पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू हरियाणा। ठीक है, तो बेल्जियम एक ऐसा स्टेट है या एक ऐसी कंट्री है, ठीक है, जो कहाँ पर लोकेटेड है, यूरोप में लोकेटेड है, छोटी सी कंट्री है, एरिया भी छोटा है और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन वेल डेवलप्ड कंट्री है ये। नेक्स्ट में आते हैं, अगला क्वेश्चन कहा गया है डिस्क्राइब द टर्म एथनिक। अब आपको पता ना एथनिक का मतलब क्या होता है, तो एथनिक मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं जो एथनिसिटी होती है। अब देखते हैं क्या कहा गया है, जो कल्चर होता है उसके बारे में यहाँ पर बात हम लोग करेंगे। अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। तो जो सोशल डिवीजन बनाया गया है, जो सामाजिक ये कह सकते हैं डिवाइड बनाया गया है समाज में, ठीक है, किसके बेस पे, कल्चर के बेस पे। अब कल्चर क्या होता है, तो अगर आप देखेंगे तो अलग अलग रिलीजन जो है वो अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं। अलग अलग रिलीजन ही नहीं, अगर आप अलग अलग प्लेस पे जाएंगे तो आपको अलग अलग कल्चर देखने को मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में है, उत्तर प्रदेश में, तो आपको अलग तरीके का कल्चर देखने को मिलता है। आप केरला में चले जाइए, वहाँ का कल्चर अलग है। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, वहाँ पर कल्चर अलग है। तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल डिवीजन बनाया गया है बेस्ड ऑन कल्चर, इसी को कहते हैं एथनिसिटी या एथनिक। पीपल बिलोंगिंग टू सेम एथनिक ग्रुप्स बिलीव इन कॉमन डिसेंट। अब जो सेम एथनिक ग्रुप के लोग होंगे, जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश में एक जगह है अवध, तो अवध के जो लोग होंगे उनका जो अगर आप कल्चर देखेंगे या मतलब एक तरीके से उनकी बिलीफ देखेंगे वो एक ही जैसी होगी। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनका हो सकता है खान पान एक जैसा, उनकी बोली एक जैसी, उनका कल्चर एक जैसा हो। इसी वजह से क्या है कि वो लोग एक जैसे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब कॉमन डिसेंट मतलब एक ही जैसे आपको लगेंगे कि उनकी भाषा एक ही होगी, भाषा शैली एक होगी, खाने पीने की शैली एक होगी, तो वो बात यहाँ पर करी गई है। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव सेम रिलीजन और नेशनलिटी। अब ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए कहा गया है कि वो जरूरी नहीं कि वो सेम रिलीजन के हों। जैसे उत्तर प्रदेश में जो अवध है, अब अवध जो रीजन है वहाँ पर चाहे मुसलमान कोई हो, चाहे हिंदू कोई हो, चाहे पारसी कोई हो, तो सबकी भाषा जब आप देखेंगे तो अवधी ही होगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुस्लिम है तो वो उर्दू में बात कर रहा होगा या कोई हिंदू है तो संस्कृत में बात कर रहा होगा, सबकी भाषा एक ही जैसी होगी। केरला में आप चले आइए, साउथ में चले आइए आप, तो वहां पर जो रीजनल लैंग्वेज है वही सब लोग बोलते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो या कोई भी रिलीजन का हो। तो जरूरी नहीं कि सेम रिलीजन है या डिफरेंसेस होंगे रिलीजन में तभी कल्चर अलग होगा। सेम मतलब सेम रिलीजन या डिफरेंट रिलीजन का भी कल्चर सेम हो सकता है, वो बात यहाँ पर कही गई है जैसे हमने आपको ये बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। अब बेल्जियम के बारे में पूछा गया क्योंकि अगर आप इस चैप्टर में देखेंगे तो आपको 2 केस स्टडी देखने को मिलेंगी, एक बेल्जियम की दी गई और दूसरी श्रीलंका की दी गई है। अब व्हाट लेड टू दी टेंशन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटी। अब यहाँ पर बेल्जियम में देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज देखने को मिलती हैं और उनमें अलग अलग तरीके के टेंशन्स देखने को मिलते हैं। तो वही पूछा गया है कि कौन कौन सी एथनिक कंपोजिशन यहाँ पर देखने को मिलती हैं और ये जो क्या ऐसा रहा जिनकी वजह से इनमें टेंशन्स आए थोड़े बहुत। तो सबसे पहली चीज देखिए क्या कही गई,
एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो बहुत खतरनाक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसको समझना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग समझने की आसानी से कोशिश करेंगे। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, तो जो टोटल पॉपुलेशन है बेल्जियम की, हमने आपको बताया 1 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर पॉपुलेशन थी, ठीक है। 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। तो एक रीजन है जिसका नाम है फ्लेमिश रीजन, ये मान के चलिए फ्लेमिश रीजन एक है, और वो जो 59 या 60% जो लोग थे फ्लेमिश रीजन में रहते थे, और कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, डच लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। और 40%, तो आपको यहाँ से पता चला 60% लोग क्या कहाँ रह रहे हैं, 60% लोग रह रहे हैं फ्लेमिश रीजन में, और क्या बोल रहे हैं, डच लैंग्वेज बोल रहे हैं। और 40% जो लोग हैं, 2 रीजन है मेनली यहाँ पर, एक फ्लेमिश रीजन है, एक वलोनिया रीजन है। तो 40% जो लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं, वलोनिया रीजन में रह रहे हैं, और कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो देखिए बेल्जियम की कोई लैंग्वेज है ही नहीं, यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस आपको समझनी है मेनली, पहली है डच और दूसरी है फ्रेंच। 60% लोग क्या बोल रहे हैं, डच बोल रहे हैं। 40% लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं। जो डच बोलने वाले लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं, फ्लेमिश में रह रहे हैं, फ्लेमिश रीजन एक है, ठीक है। या जैसे इंडिया में अगर नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया देखें तो वहां पर फ्लेमिश रीजन है, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो वलोनिया रीजन है। तो वहां पर इस तरीके से लोग रहते थे, ये एक तरीके से वहां पर चीजें थी। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, रिमेनिंग 1%। अब देखिए 59 हो गया, 40 हो गया, और 1% बचा। अब 1% जो थे बेल्जियन, मतलब जो 1% थे लोग बेल्जियम के, वो कहाँ रह रहे थे, मतलब वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे, जर्मन। तो मेनली अगर आपने देखा तो 3 लैंग्वेज यहाँ पर थी, पहली थी डच, ठीक है, दूसरी थी फ्रेंच, और तीसरी थी जर्मन। सबसे कम लोग किसके थे, जर्मन के थे। सबसे ज्यादा लोग किसके थे, डच बोलने वाले लोग थे, और सब मतलब बीच में कौन थे, फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, ठीक है। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% स्पीक फ्रेंच। तो मतलब अगर कैपिटल सिटी पे आप आएंगे, आपको पता होगा कि जो बेल्जियम की कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है। अब ब्रुसेल्स में बातें अलग हैं, देखिए वहाँ ये पूरे पूरे कंट्री की बात करी गई, ओवरऑल कंट्री की बात करी गई, तो हमने क्या देखा, 59, 40 और 1 में डिवाइड था। जब हम लोग कैपिटल पे आते हैं, जैसे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, ठीक है, तो वहाँ बेल्जियम की कैपिटल अगर आप देखेंगे तो ब्रुसेल्स है। अब ब्रुसेल्स में बिल्कुल ही मामला अलग है, क्या अलग है, यहाँ पर कहा गया है 80% जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, और 20% लोग क्या बोल रहे हैं, डच बोल रहे हैं। अभी आपने क्या देखा, पूरी कंट्री में जो डच बोलने वाले लोग थे वो कितने परसेंट थे, 59% थे, और फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने थे, 40% थे। कैपिटल में बिल्कुल उल्टा हो गया। डच में अगर आप पूरे बेल्जियम में देखेंगे तो डच जो है माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, फ्रेंच जो है माइनॉरिटी में आ गए, लेकिन कैपिटल में उल्टा हो गया। कैपिटल में आप क्या देख पा रहे हैं, 80% फ्रेंच है, इसका मतलब फ्रेंच जो है मेजॉरिटी में आ गए, और 20% डच है, इसका मतलब डच जो है वो माइनॉरिटी में आ गए, और जर्मन है ही नहीं, ठीक है, जर्मन स्पीकिंग लोग है ही नहीं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें पूरे मतलब बेल्जियम की बात अगर करी जाए, यहाँ पर ये जो बात हो रही है, जो तीसरा पैराग्राफ दिया गया है, ये केवल कैपिटल की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे बेल्जियम की बात कर रहा है। तो पूरे बेल्जियम में अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी, 40% लोग थे फ्रेंच वाले। अब ये जो कम्युनिटी है, 40% जो कम्युनिटी है, वो कैसी है, तो वो अमीर है, ठीक है, पावरफुल है, उनके पास अच्छी पोजीशन है। और क्यों पोजीशन है, पढ़े लिखे हो ज्यादा है। दिस वॉज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी, और इस वजह से कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक तनाव का कारण बन गया था, क्योंकि डच वाले जो लोग थे वो ज्यादा पॉपुलेशन में थे, लेकिन उनके पास अच्छी पोजीशन नहीं थी, अच्छा पैसा नहीं था। फ्रेंच के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन कम है, मतलब वो मतलब अगर देखा जाए माइनॉरिटी में है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे वहाँ पैसा ज्यादा, उनका पावरफुल, मतलब वो पावरफुल ज्यादा, उनका पावर ज्यादा है, ठीक है। हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पे कहा गया डच स्पीकिंग पीपल के बारे में। तो डच स्पीकिंग जो लोग थे या डच बोलने वाले जो लोग थे, मेनली 60% जो लोग थे बेल्जियम में, उनको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका हुआ है, जो एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ है, वो थोड़ा सा लेट हुआ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया। अब यही कहीं ना कहीं एक कारण बन गया किसका, टेंशन का। अब दोनों कंट्रीज के बीच में क्या हो गई, टेंशन हो गई। क्यों टेंशन हो गई, क्योंकि आप देख सकते हैं जो माइनॉरिटी में है वो ज्यादा पावरफुल है, जो मेजॉरिटी में है वो कम पावरफुल है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में टेंशन हो गई। तो टेंशन किसके किसके बीच में हो गई, डच स्पीकिंग पीपल के बीच में और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में टेंशन हो गई। और मेनली ये जो टेंशन है, ठीक है, ये कब से कब तक रही है, 1950s और 1960s के बीच में इनमें टेंशन रही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो बेल्जियम में टेंशन का कारण था वो क्या था। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूरेट इन ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स में जो टेंशन थी और ज्यादा थी,
यहाँ पर क्योंकि उल्टा था, यहाँ पर जो मजबूत लोग थे वो मेजॉरिटी में भी थे और कमजोर लोग थे माइनॉरिटी में। आपको पता है जो मजबूत है और मान लीजिए मेजॉरिटी में है तो कहीं ना कहीं वो कमजोर पे क्या करेगा, शासन करने की कोशिश करेगा, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा। तो वही मान के चलिए यहाँ पर हो रहा था। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। अब आपने देखा कि डच स्पीकिंग पीपल जो थे वो मेजॉरिटी थे कंट्री में, लेकिन अगर कैपिटल में देखें तो कैपिटल में माइनॉरिटी में थे। तो यही इसीलिए कहा गया है कि जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है, जो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है, वहां पर जो मामला था और ही ज्यादा गंभीर हो गया था क्योंकि जो कमजोर लोग थे वो माइनॉरिटी में थे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एथनिक डिवीजन ऑफ श्रीलंका। तो हमने अभी क्या देखा, हमने अभी देखा बेल्जियम के बारे में। अब हम लोग क्या देखेंगे, श्रीलंका में क्या कहानी चल रही थी उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये दोनों केस स्टडी ऐसी हैं जो आपको इस चैप्टर में दी गई हैं और उसी से आप समझ पाएंगे कहीं ना कहीं कि सेपरेशन ऑफ पावर या कह सकते हैं पावर शेयरिंग जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान सा है। क्वेश्चन में कहा गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन, मतलब हम लोग को ज्योग्राफी के बारे में बताना है कि कहाँ पर लोकेटेड है, बड़ा है कंट्री, बड़ी है या छोटी है, पॉपुलेशन कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। और साथ ही साथ एथनिक डिवीजन के बारे में बताना है कि जैसे अभी हमने बेल्जियम का देखा किस तरीके का वहाँ पर एथनिक डिवीजन है, कैसे लिंग्विस्टिक डिवीजन है वहाँ पर, इसी तरीके से श्रीलंका में किस तरीके का डिवीजन है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे श्रीलंका के बारे में बताया गया, आपने देखा होगा अगर आप इंडिया देखेंगे तो इंडिया के बिल्कुल साउथ में चले आइए तो तमिलनाडु से बिल्कुल सटा हुआ अगर आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है या पाक स्ट्रेट जो है उसके बगल, मतलब पाक स्ट्रेट से कनेक्टेड है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन है। अब देखिए आइलैंड है, आपको पता होगा चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो समुद्र है, पानी है, ठीक है, ओशन है, इसकी वजह से इसको क्या कहा गया, आइलैंड नेशन है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अब तमिलनाडु से अगर आप देखेंगे बहुत ही पास में है, कुछ ही किलोमीटर्स पे है। मैं कभी गया नहीं हूँ लेकिन जो लोग गए हैं वो बताते हैं कि अगर आप तमिलनाडु के बिल्कुल साउथ में चले आइए तो वहां से श्रीलंका कोस्ट दिखाई पड़ता है, श्रीलंका दिखाई पड़ता है। अब पता नहीं, अगर कभी मौका मिलेगा तो बिल्कुल जाएंगे। अगर आप लोग गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या सच्चाई है इसमें। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल। अब देखिए वहां कितने लोग थे, वहां अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ लोग थे। यहाँ कितने लोग हैं, 2 करोड़ लोग हैं। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अबाउट सेम एज दैट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा में जितनी पॉपुलेशन है वही पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेट है। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन। अब साउथ एशिया रीजन क्या है, तो अगर आप श्रीलंका देखेंगे तो श्रीलंका के और नीचे थोड़ा सा राइट में जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी कंट्रीज देखने को मिलेंगी, जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ठीक है, और भी बहुत सारी मिलेंगी। मलेशिया हो गई, इंडोनेशिया हो गई और थाईलैंड हो गई, लाओस, वियतनाम, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी जिसको साउथ एशियन रीजन कहा गया है। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो उसमें भी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब एक ही तरीके की पॉपुलेशन नहीं कि सारे के सारे तमिल हो या सारे के सारे जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके के लोग हैं। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना, बहुत गंभीर मुद्दा है। इसमें कहा गया है जो मेजर सोशल ग्रुप है श्रीलंका में वो क्या है, सिन्हाला स्पीकर्स हैं। मतलब जो लोग सिन्हाली लैंग्वेज बोलते हैं वो सबसे ज्यादा, और वो कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 75% है। मतलब आप समझ सकते हैं 75% क्या है, सिन्हाला है, या 74% सिन्हाला है। और तमिल स्पीकर्स कितने हैं, 18% है केवल। सोचिए तमिल बोलने वाले लोग कितने हैं, केवल 18% लोग हैं। और सिन्हाला बोलने वाले लोग कितने, 74% है। और बाकी भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, उसके बारे में आगे देखते हैं। Among Tamils there are 2 subgroups। अब तमिल में भी अगर आप देखेंगे तो दो तरीके में डिवीजन है। जैसे आप मुस्लिम को देखेंगे तो मुस्लिम में डिवीजन है, शिया और सुन्नी का। इसी तरीके से जो तमिल वहां पाए जाते थे उसमें भी डिवीजन है। क्या डिवीजन है, तो एक आपको देखने को मिलेंगे तो श्रीलंका तमिल्स हैं, मतलब श्रीलंकन तमिल्स हैं, जो असलियत में श्रीलंका के ही थे और श्रीलंका में ही वो, मतलब एक तरीके से श्रीलंका तमिल, श्रीलंकन तमिल्स उनको कहा जाता है। और वो कितने परसेंट है, 13% है। द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया। और कुछ आपको ऐसे तमिल्स देखने को मिलेंगे जिनके फोर फादर्स, अब आपको पता होगा अंग्रेजों का शासन था भारत पे भी और श्रीलंका पे भी। तो श्रीलंका में मेनली आप देखेंगे तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता था और वहां पे पॉपुलेशन कम थी। तो क्या करते थे जो अंग्रेज लोग थे कि यहाँ से लोगों को, मतलब इंडिया से लोगों को लेके चले आते थे कहाँ पर, श्रीलंका में, और वहां से उनसे आके खेती करवाते थे। ठीक है, तो वही कहा गया है, फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एंड कॉल्ड इंडियन तमिल्स। तो उनको क्या कहा गया, इंडियन तमिल्स कहा गया। तो आपने देखा 2 मेनली डिवीजन है, पहला सिन्हालीज बोलने वाले और दूसरा तमिल बोलने वाले। और तमिल जो बोलने वाले हैं उनमें भी डिवीजन है। क्या डिवीजन है कि 13% जो है वो आप देख सकते हैं श्रीलंकन तमिल्स हैं और बाकी जो है वो इंडियन तमिल्स हैं। अब मैप आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में अगर आपने मैप देखा है तो ठीक है, नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है,
श्रीलंकन तमिल्स आर कंसेंट्रेटेड इन दी नॉर्थ। तो श्रीलंका के तमिल्स अगर आप देखेंगे तो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, श्रीलंका के नॉर्थ साइड में देखने को मिलेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ ईस्ट साइड में देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अब जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, जो सिन्हालीज लैंग्वेज बोलते हैं वो कैसे हैं, वो बुद्धिस्ट हैं। मतलब उनका अगर रिलीजन पूछा जाए तो रिलीजन सिन्हाली नहीं है, सिन्हाली तो लैंग्वेज है, उनका मेनली जो रिलीजन है वो क्या है, बुद्धिस्ट है, ठीक है। अशोका ने अपने बच्चों को भेजा था कि जाओ वहां पर बुद्धिस्ट का प्रचार करो, तब से जो श्रीलंका है वो बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट नेशन हो गया था, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हैं मेनली अगर आप श्रीलंका में देखेंगे तो क्या है, मेनली बुद्धिस्ट हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम। अब जो तमिल हैं, चाहे वो श्रीलंकन तमिल्स हो चाहे वो इंडियन तमिल्स हो, वो कैसे हैं, मतलब उनका रिलीजन क्या है, तो वो हिंदूज भी हो सकते हैं और मुस्लिम्स भी हो सकते हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस। अब 7% लोग क्या हैं, क्रिश्चियन भी हैं। अब क्रिश्चियन जो है वो किसके, मतलब किस रिलीजन के हैं, तो वो भी तमिल भी हैं और सिन्हाला भी हैं, ठीक है। मतलब वो भी अगर आप देखेंगे तो बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से क्रिश्चियन हालांकि बुद्धिस्ट नहीं होता है लेकिन वहां पर कल्चर अलग तरीके का है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो वो मेनली तमिल भी हैं और सिन्हाली, मतलब दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिश्चियन भी है वहां पर, बुद्धिस्ट भी हो गए, हिंदूज भी हो गए, मुस्लिम भी हो गए। सोचिए किस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन वहां चल रहा है, ठीक है। मतलब ये पहले की बात हो रही है, आज की बात नहीं हो रही है, इसको ये मत जोड़िएगा कि ये आज का कंटेक्स्ट है वहां पे, ठीक है। अब आते हैं प्रॉब्लम, देखते हैं वहां पर प्रॉब्लम क्या है। कंपेयर द प्रॉब्लम ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम रिलेटेड टू द एथनिसिटी। आपने देखा, आपने दो चीजें देख ली, आपने बेल्जियम के बारे में समझ लिया, आपने श्रीलंका के बारे में समझ लिया। अब आपके दिमाग में ये आ चुका होगा कि जहां पर पॉपुलेशन जिसकी ज्यादा होती है और जहां पर पॉपुलेशन जिसकी कम होती है, तो ज्यादा पॉपुलेशन वाला अगर बहुत ज्यादा समझदार नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या करता है, या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं तो क्या करते हैं, हमेशा लोअर पॉपुलेशन वाले को दबाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे जो मेजॉरिटी कभी रूल ना कर पाए या मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को कभी दबा ना पाए, ठीक है। भारत में इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले क्या क्वेश्चन में कहा गया, प्रॉब्लम्स ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम रिलेटेड टू एथनिसिटी, क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखते हैं क्या क्या चीजें कही गई हैं। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक द एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच। अब देखिए आपको पता चला कि जो डच कम्युनिटी है बेल्जियम में वो ज्यादा में थी, मेजोरिटी में थी। अब वो क्या कर सकती थी, वो एक काम ये कर सकती थी कि वो फ्रेंच को दबा दे, जर्मन को तो बहुत ही अच्छे से दबा दे, खत्म ही कर दे, ठीक है। तो ये काम कर सकती थी। दिस वुड पुश, अब ये क्या कर सकता था, इससे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता। कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके का होता, अब देखिए जब डच वाले लोग फ्रेंच लोगों को दबाने की कोशिश करते, तो जहां पर फ्रेंच मेजोरिटी में है वो लोग क्या करते, डच को दबाते। दबाने का मतलब इस तरीके का है नहीं कि पिचका रहे हैं, दबाने का मतलब ये है कि उनको मारते, उनको पीटते, उनके राइट्स को खत्म कर देते, ठीक है। इस तरीके लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती, तो ये सब चीजें यहाँ पर कही गई हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं हो जाते। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और ये जो है इसकी वजह से क्या होता, कंट्री में पार्टीशन भी हो जाता। जैसे आपको पता होगा भारत का एक दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास रहा है कि भारत का पार्टीशन हुआ 1947 में। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो थे बहुत चालाक थे, उन लोग ने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी खेलना स्टार्ट किया था और उसी वजह से कहीं हम लोग का विभाजन हुआ था। उसके बारे में भी हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। उसमें देखिए क्या कहा गया है कि अगर ये चीज होती वहां पर कि डच कम्युनिटी के लोग अगर फ्रेंच कम्युनिटी को क्या करते, दबाने की कोशिश करते, प्रेशराइज करने की कोशिश करते, उनपे अपना मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब सुपीरियरिटी दिखाते, तो क्या होता, कंट्री डिवाइड हो जाती, ठीक है। बोथ द साइड्स वुड क्लेम ओवर दी ब्रुसेल्स, और दोनों साइड क्या कहती हैं कि ये ब्रुसेल्स हमारा है, ब्रुसेल्स हमारा है, क्योंकि ब्रुसेल्स में मामला उल्टा था, अभी हमने आपको बताया, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी कहां पर, बेल्जियम में। अब श्रीलंका की प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी। अब वहां पर तो 60 और 40 का रेशियो है, अब श्रीलंका में सोचिए 75 और 25 का भी रेशियो नहीं है, 75 और 13 का रेशियो है। तो सोचिए अगर श्रीलंका में सिन्हालीस चाहते और ऐसा हुआ, बेल्जियम क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, यूरोपियंस थे, यूरोपियंस हमेशा से चालाक रहे हैं, दूसरों को लड़ा देंगे लेकिन खुद कभी नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज उन लोग की पहले से पॉलिसी रही है, तो उन लोग ने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन सिन्हाला में ये चीज हुई, क्या हुआ उसको देखते हैं। तो श्रीलंका में क्या है, द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी। अभी हमने आपको बताया 70 और 13 का रेशियो, वहां 75 और 13 का रेशियो है, ठीक है। एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री, और अपना जो भी मतलब अधिकार है वो पूरे कंट्री पे दिखा सकते थे कि मैं मेजॉरिटी में हूं और मैं ही इस कंट्री पे राज करूंगा, ऐसा हुआ, ठीक है। अब वही क्वेश्चन अगले में देखिए बोला गया है, व्हाट लेड टू टेंशन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज इन श्रीलंका। अब श्रीलंका में जो टेंशन हुई,
अब आपको पता है 75 में कोई है सिन्हाला और 13 में कोई है तमिल। अब श्रीलंका के लोग क्या है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, सब प्लांटेशन वर्कर ज्यादातर, उनको तो बहुत ज्यादा समझ है नहीं कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कंट्री टूट सकती है, ये हो सकता है वो हो सकता है, तो उन लोग ने क्या किया, राज करना स्टार्ट किया। उसको देखते हैं धीरे धीरे। तो सिन्हाला जो श्रीलंका के बारे में बताया गया कि मतलब क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया टेंशन क्यों हुई दोनों कम्युनिटीज के बीच में। अगर अब आपसे पूछा जाए टेंशन क्यों हुई तो अब शायद आंसर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम लोग फिलहाल देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। तो एनसीईआरटी कह रही है श्रीलंका इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। तो 1947 में पाकिस्तान भारत आजाद हुआ और उसी के साथ साथ धीरे धीरे करके कॉलोनियल जो रूल था वो सारी कंट्रीज में समाप्त होने लग गया था, क्योंकि ब्रिटिश के पास पैसा ही नहीं था बिल्कुल भी। जर्मनी ने और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या किया, बिल्कुल समाप्त कर दिया था, ब्रिटिश एम्पायर को एक तरीके से बिल्कुल उखाड़ फेंक दिया था, जिस वजह से ब्रिटिशर के पास पैसा ही नहीं था कि वो जाके रूल कर पाए। अब रूल किसी पे करना है तो पैसा चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, इकोनॉमी है नहीं उनके पास, तो क्या करेंगे, छोड़ छोड़ के भागने लग गए। तो आजाद इसलिए नहीं हुए क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे या बहुत हम लोग की विल पावर थी, आजाद इसलिए क्योंकि उनके पास राज करने का कोई मीडियम ही नहीं था। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आजादी हम लोग को आसानी से मिल चुकी है या आसानी से मिली है, उसके लिए बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी भी सुपीरियर हैं और भगत सिंह भी सुपीरियर है, किसी को ये नहीं कह सकते कि इन्होंने कम किया इन्होंने ज्यादा किया। सबकी अगर अगर देखा जाए, सबका मतलब एक तरीके से मिलाया जाए कि कौन ज्यादा सुपीरियर है, तो उसमें आंसर आएगा कोई सुपीरियर नहीं है, सबका जो उसमें रेशियो रहा है बराबर का रहा है। ठीक है, द लीडर्स। अब यहाँ पर फिलहाल देखते हैं हम लोग श्रीलंका में क्या है कि 1948 में श्रीलंका आजाद हो गया। अब श्रीलंका आजाद हो गया, अभी तक कौन रूल कर रहा था, कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश रूल कर रहा था, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल किया हुआ था कि कोई किसी को किसी पे हावी नहीं होने दे रहा था। अब क्योंकि आजाद हो गए तो उसके बाद देखिए इन लोग ने क्या करना स्टार्ट किया, द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर द डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट। देखिए नौटंकी चालू हो गई। क्या हुआ, सिन्हाला जो कम्युनिटी के लोग थे उसके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन लोग ने डोमिनेंस दिखाना स्टार्ट कर दिया। डोमिनेंस का मतलब वो अपने को दिखाने लग गए कि हम तुम पे डोमिनेट करेंगे, हम तुमको प्रेशराइज करेंगे, तुम माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में ही रहो, बाय द वर्च्यू ऑफ द मेजोरिटी। क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है तो मेजोरिटी वो चाहते थे मेजोरिटी ही रूल करे पूरे कंट्री पे। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, सिन्हाला सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए या इस्टेब्लिश करने के लिए उन लोगों ने कई सारे ऐसे मेजर्स अपनाए जिससे कहीं ना कहीं जो तमिल्स थे, जो तमिल स्पीकिंग लोग थे वो मतलब एक तरीके से डिप्रीवेट हो रहे थे, वो धीरे धीरे करके उनकी जो पावर्स थी, उनके पास जो राइट्स थे वो खत्म हो रहे थे। ठीक है, सारी नौकरियां जो दी जा रही थी ऐसे समझ सकते हैं सिन्हाला को ही दी जा रही थी। सिन्हाला लैंग्वेज को क्या बना दिया गया था, नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया था, सबको पढ़ना कंपलसरी हो गया था। अब जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में हैं या मान लीजिए आप साउथ में हैं, तो साउथ के लोग को अगर कह दिया जाए कि कल से आपको उर्दू ही पढ़नी है और कोई लैंग्वेज नहीं पढ़नी, या नॉर्थ के जो लोग हैं उनसे कह दिया जाए कल से पूरे कंट्री को मतलब पूरे स्टेट को मलयालम लैंग्वेज पढ़नी है, तो सोचिए क्या प्रभाव पड़ेगा, आधे लोग तो पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो वही वो चीज वहां पर हो रही थी। तो इस तरीके की बातें हैं यहाँ पर इन 1956। लेकिन 1956 में क्या हुआ, एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब सिन्हाला लैंग्वेज को क्या बना दिया गया, श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अब लोग दो हैं, समझिए इस चीज को, लोग जो रहने वाले हैं वो दो कम्युनिटी के हैं, सिन्हाला स्पीकिंग भी है और तमिल स्पीकिंग भी है। तमिल को खत्म कर दिया, कहा कि अब जो नेशनल लैंग्वेज रहेगी, ऑफिशियल लैंग्वेज जो रहेगी वो क्या रहेगी, केवल और केवल सिन्हाला रहेगी। भारत में अगर आप देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है, हमारे संविधान के शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज लिखी गई है 22, लेकिन वहां पर इस तरीके का नहीं हुआ। वहां पर और ये नौटंकी हो गई कि 1940 से 1956 में एक एक्ट बनाया गया, ठीक है, एक ये कह सकते हैं लॉ बनाया गया, जिसमें कहा गया कि सिन्हाला जो होगी वो केवल ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। और उन लोग ने क्या किया, तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया, तमिल को कुछ सोचा ही नहीं, तमिल के बारे में कुछ नहीं सोचा। गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस। अब यूनिवर्सिटी में जो पोजीशंस थी, जो गवर्नमेंट जॉब्स थी, इनके लिए भी मेन जो दावेदारी दी गई वो किसको दी गई, सिन्हाला को दी गई। अब मतलब सिन्हाला एक तरीके से हर बड़ी पोजीशन पे बैठेंगे, ठीक है, चाहे यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या एडमिशन भी लेना हो यूनिवर्सिटी में किसी को, तो सिन्हाला के लोगों को ही मिलेगा, तमिल के लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसके बाद देखते हैं और इन लोगों ने क्या किया। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। अब देखिए, अभी आपको बताया कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका में 4 रिलीजन है, सबसे ज्यादा में कौन था, सिन्हालीज थे, और वो कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे थे, बुद्धिज्म। इसके बाद हिंदुइज्म भी था, इस्लाम भी था और क्रिश्चियनिटी भी थी, ये चारों रिलीजन थे।
लेकिन उन लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कह दिया कि जो स्टेट है, अब स्टेट का मतलब कोई स्टेट वहां नहीं है, स्टेट का मतलब श्रीलंका है, ठीक है। उन लोग ने कह दिया कि श्रीलंका जो है वो केवल और केवल किसको प्रोटेक्ट करेगा, बुद्धिज्म को ही प्रोटेक्ट करेगा, बाकी चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, भाग जाए, ठीक है। इस तरीके का वहां पर एक तरीके से निर्णय दिया जा रहा है। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन अमंग दी श्रीलंकन तमिल्स। अब आप समझ सकते हैं जब ऐसी चीजें होने लग जाएंगी, अब जैसे मान लीजिए हिंदू ही मतलब इंडिया है, इंडिया में कल को मान लीजिए नियम निकल आए कि इंडियन गवर्नमेंट या जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरीके का बदलाव कर दिया जाए कि सारा हिंदू राष्ट्र हो गया, ये सब देखिए कहने की बातें हैं केवल, वो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। हर पॉलिटिकल पार्टी केवल अपनी चीजें बताती रहती है, मुस्लिम जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो कहेगी मुस्लिम राष्ट्र हो जाए, सिख पार्टी कहेगी सिख राष्ट्र हो जाए, तो ये सब अलग अलग चीजें हैं, इस पर बिल्कुल भरोसा ना किया करिए। भरोसा अगर किसी पर करना है तो केवल भारत के संविधान पे करिए, ठीक है। तो वहां के संविधान में देखिए क्या किया जा रहा है, वहां के संविधान में कुछ ऐसी चीजें करी जा रही हैं जिससे लोगों के मन में कहीं ना कहीं अविश्वास आ रहा है, टेंशन आ रही हैं, ठीक है। सरकार को लेके बहुत ज्यादा गतिरोध हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे अब धीरे धीरे करके, तो वो बात यहाँ पर कही गई है। तो श्रीलंकन तमिल जो है बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनके बच्चे बेरोजगार रहेंगे, ठीक है। बच्चे भूखों भी हो सकता है मर जाए, उनका हो सकता है कि धर्म परिवर्तन भी करा दिए, सबको सबको बुद्धिस्ट में कन्वर्ट करा दिया जाए, इस तरीके की बातें वहां पर होने लग गई। They felt that none of major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language। अब देखिए उनको क्या लगा, अब उनको लगेगा क्या, वो तो यही सोच ही रहे थे कि जब सिन्हाला लैंग्वेज को ही सब कुछ कर दिया गया है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है, बुद्धिस्ट को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो उनके लीडर्स हैं, जो बुद्धिस्ट सिन्हाला हैं, वो उनकी लैंग्वेज को नहीं प्रमोट कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज को कुछ नहीं समझ रहे हैं, उनके कल्चर को कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो तमिल लोग थे उनको ये चीज लगने लग गई। दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब देखिए ये कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज को। उनको ये लगने लग गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, वो तमिल के अगेंस्ट बनाई जा रही है। तमिल के अगेंस्ट का मतलब क्या है, सिन्हालीज को प्रमोट करने के लिए बनाई जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है तमिल के अगेंस्ट ही होगी। उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उनको एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कि उनको जॉब ना मिल सके, कोई अपॉर्चुनिटी उनको ना मिल सके, और उनके इंटरेस्ट को क्या किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। इसके बाद आते हैं एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। और धीरे धीरे करके जो सिन्हाला भाई कभी तमिलियन के साथ खेलते कूदते थे, बैठते उठते थे, वही आपस में क्या करने लग गए, लड़ाई करने लग गए, ठीक है। यही कहीं ना कहीं हमारे भारत में भी देखने को मिला था 1947 में। पहले हिंदू और मुसलमान आराम से रहते थे, साथ में रहते थे, दिवाली और ईद एक साथ में मनाते थे, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने कुछ इस तरीके का ये कह सकते हैं कि चीजें बदली कि हम लोग में आसानी से लड़ाइयाँ होने लग गई। और आज भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। हालांकि होना नहीं चाहिए, माइंडसेट थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए लोगों का, लेकिन फिर भी क्या कहा जाए, भारत है। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for recognition of Tamil as an official language। अब देखिए जो श्रीलंकन तमिल्स थे, ठीक है, उन लोग ने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया कि जो तमिल है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज में बनाया जाए, क्योंकि सिन्हाला को तो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, मेजॉरिटी क्योंकि गवर्नमेंट रूल कर रही थी, मेजॉरिटी रूल था। अब तमिल के लोग जो थे वो भी प्रोटेस्ट करने लग गए, वो भी स्ट्रगल करने लग गए कि जो उनकी लैंग्वेज है उसको भी तो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, वो कहाँ से सिन्हाला एक बार में सीख लेंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, अब इसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी दी जाए कि ऐसा ना हो कि केवल और केवल सरकारी नौकरी में सिन्हाला लोग ही जा सकते हैं, तमिल लोग नहीं जा सकते, ये सारी बातें यहाँ पर करी जा रही हैं। बट द डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन जो डिमांड करी जा रही थी तमिलियंस के द्वारा वो बार बार डिनाई करी जा रही थी। लोग, जो सरकार थी, बिल्कुल इनकी बात को सुन नहीं रही थी, मारपीट और रही थी, ठीक है। बाय 1980s द सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। देखिए आप लोग ने नाम सुना होगा LTTE, लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल एलम। तो वो देखिए इस तरीके की कुछ पार्टीज बनने लग गई, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके के सेटअप होने लग गए जो क्या कह रहे थे कि हमको आज़ादी दे दो। जैसे भारत में भी है, तो भारत पाकिस्तान अलग अलग हुआ, तो पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना मतलब भारत के ही थे,
उन्होंने कहा हमको आज़ादी दे दो। इसी तरीके से श्रीलंका में भी कई सारे ऐसे लीडर्स उभरे जिन्होंने कहा क्योंकि आप लोग सिन्हाला हो, रूल कर रहे हो हम पे, हमारी बातों को नहीं सुन रहे हो, तो आप ऐसा करो कि हमारा रीजन हमको दे दो और हमको आज़ादी दे दो अपने से, हमको नहीं चाहिए आपकी जो भी सरकार है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हमको नहीं चाहिए। ठीक है, इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, और मेनली कहाँ पर हो रहा था, नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में हो रहा था, जहाँ पर ये थोड़े से ज्यादा थे। द distrust between the two communities turned into widespread conflict, और धीरे धीरे करके जब बातें नहीं सुनी गई, इनको और ज़्यादा कुचला गया, इनको और ज़्यादा दबाया गया, तो क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ गया। और इससे क्या हुआ, फिर सिविल वॉर हुआ, गृह युद्ध हुआ, आपस में ही लोग लड़ने लग गए। पता चला अगर एक घर तमिल है, बगल वाला सिन्हाला है, तो आपस में ही लड़ाई हो रही है, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, गोलियां चल रही है घर घर में। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर होने लग गई। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, और ऐसा नहीं है कि केवल तमिल मारे गए हों या केवल सिन्हाला मारे गए हों, जब भी लड़ाई होती है तो दोनों पक्ष के लोग मारे जाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, इसीलिए लड़ाई कभी भी ठीक नहीं होती है। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के अपना कंट्री को छोड़ छोड़ के भागने लग गए, कुछ लोग भारत में आके सेटल होने लग गए, रेफ्यूजी के रूप में बन गए। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर होने लग गई, लिवलीहुड सबका खत्म हो गया, अपनी कंट्री को छोड़ना पड़ा, जो काम करते थे वो छोड़ना पड़ा। अब सोचिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी, बिल्कुल सेम वही स्थिति हुई है जो पाकिस्तान और भारत में हुई थी। श्रीलंका अर्लियर हैड एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर आप पहले देखेंगे तो श्रीलंका का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, एजुकेशन और हेल्थ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। बट द सिविल वॉर, लेकिन जो सिविल वॉर हुआ जिसकी वजह से बिल्कुल जो कंट्री है वो डिप्राइव हो गई, कुछ भी यहाँ पर इकोनॉमी के नाम की चीज़ नहीं बची। कल्चरल जो भी अभी तक चीज़ें चल रही थी, कल्चरल टूरिज्म चल रहा था, वो सब धीरे धीरे करके खत्म होने लग गया। लेकिन फाइनली 2009 में जाके कहीं ना कहीं सिविल वॉर खत्म हुआ, लेकिन उसकी टेंशन आज भी आपको देखने को मिलेंगी श्रीलंका में। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, हाउ द प्रॉब्लम ऑफ एकोमोडेशन इन बेल्जियम सॉर्टेड आउट। अब बेल्जियम में देखिए, प्रॉब्लम बेल्जियम में भी थी बिल्कुल श्रीलंका की तरह, लेकिन बेल्जियम ने उस प्रॉब्लम को एक तरीके से प्रॉब्लम बनने नहीं दिया। उन लोगों ने कुछ ऐसा उपाय निकाला जिससे वो प्रॉब्लम आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट का रूप ना ले सके। वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्रॉब्लम थी उसको कैसे सॉर्ट आउट किया गया बेल्जियम में। तो देखिए बेल्जियम अभी हमने आपको बताया यूरोपियन कंट्री है, लीडर्स चालाक हैं, पढ़े लिखे हैं, उन लोग ने क्या किया उसको देखते हैं। तो बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। अब ऐसा नहीं किया कि श्रीलंका की तरह जो बेल्जियम में फ्रेंच कम्युनिटी है या डच कम्युनिटी है, तो डच कम्युनिटी अगर मेजोरिटी में है तो उनको ही दे दो भैया, पूरा रूल तुम करो, फ्रेंच वालों को भगा दो। ऐसा वहाँ नहीं किया गया, श्रीलंका में यही किया गया कि दबाओ, जितना दबा पाओ उतना दबाओ, अगर कुछ कह रहे हैं तो उनको और दबाओ, वो अगर कुछ कह रहे हैं तो उनको और मारो, मारो, बोलने ना दो उनको। ऐसी ऐसी बातें वहां पर हो रही थी। तो बेल्जियम में उल्टा हुआ है, क्या हुआ है, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस। उन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, उन लोग ने माना हमारे यहाँ रीजनल डिफरेंसेस हैं, हमारे यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ अलग अलग कल्चर के लोग हैं, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है। उन लोग ने रिकॉग्नाइज कर लिया इस चीज को, उन लोग ने ये चीज मान ली कि हमारी कंट्री ऐसी नहीं है कि एक मुश्त डच हो या एक मुश्त फ्रेंच हो, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, तो हम उस हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करेंगे। बिटवीन 1970s एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, और उन लोग ने क्या किया, 1970 से 1993 बीच में अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना स्टार्ट किया। और कितने बार अमेंड किया, 4 बार अमेंडमेंट किया गया, सो एज टू वर्क आउट अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। देखिए कितनी अच्छी चीज हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही सब कुछ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरीके के अमेंडमेंट किए जिससे ना ही डच वाले लोग दुखी हों, ना ही फ्रेंच वाले लोग दुखी, मतलब मिडिल पाथ ढूंढ दिया कि सब लोग भैया आराम से हंसी खुशी रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको फ्रेंच बोलनी हो फ्रेंच बोलो, तुमको डच बोलनी हो डच बोलो, कल डच वाला फ्रेंच भी बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल फ्रेंच वाला डच बोले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके का कुछ कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर बनाया गया, ठीक है। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, और जो इन लोग ने अरेंजमेंट इस तरीके का बनाया है ये दूसरी कंट्री से कहीं ना कहीं अलग है। और दूसरी कंट्री यहाँ पर जो डिफरेंट अदर कंट्री बोली गई, अदर मतलब मेनली यहाँ पर श्रीलंका की बात हो रही है, क्योंकि हम लोग केस स्टडी में श्रीलंका और बेल्जियम को कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, और बहुत ज्यादा इनोवेटिव भी था ये। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। बेल्जियम मॉडल के कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या इन लोग ने किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो यूनियन गवर्नमेंट होगी, वहां पर जो डच का और फ्रेंच का, ये कह सकते हैं डच स्पीकिंग मिनिस्टर और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे, वो बराबर के होंगे। अगर 2 मिनिस्टर डच स्पीकिंग कम्युनिटी से आ रहे हैं तो 2 मिनिस्टर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी से भी आएंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फॉर
फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब कुछ ऐसे लॉज जरूर बनेंगे जहां पर मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होगी, और मेजॉरिटी किसकी, दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की मेजॉरिटी की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है कि अगर डच की मेजॉरिटी ने कह दिया हाँ इस नियम को बना दो, और फ्रेंच के जो स्पीकिंग लोग हैं वो कह रहे हैं कि ना बनाओ, तो ऐसा नहीं कि उसको बना दिया जाएगा, दोनों की मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। Thus, no single community can take decision unilaterally। इसका मतलब क्या हुआ, कोई सिंगल कम्युनिटी कभी ऐसी नहीं होगी जो अपने आप से डिसीजन खुद ले, जैसे वहां पर सिन्हाला ले रही थी खुद डिसीजन कि भैया खत्म करो, तमिल को बिल्कुल खत्म कर दो, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। Many powers of central government have been given to state government of the two regions of the country। कई सारी पावर ऐसी भी थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसको दी गई थी, स्टेट, मतलब एक तरीके से डिवीजन ऑफ पावर हो रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट में उन पावर्स को क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने में ऑटोनॉमस है, वो अगर कोई स्कीम लाना चाहे, कोई काम करना चाहे तो अपने आप से कर सकती है, वो चीज़ यहाँ पर कही गई है। ब्रुसेल्स हैड सेपरेट गवर्नमेंट। अब ब्रुसेल्स में क्योंकि कहानी अलग चल रही थी, जो डच थे वो पूरे बेल्जियम में तो मेजॉरिटी में थे, लेकिन ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में थे, तो यहाँ पर अलग कहानी चल रही थी। क्या चल रही थी, यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी अलग तरीके की बनाई गई, इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया। यहाँ पे भी वही चीज गई है, क्योंकि यहाँ पर अलग ही कहानी चल रही थी, लेकिन यहाँ पर भी क्या किया गया कि दोनों कम्युनिटीज को गवर्नमेंट में रखा गया, स्टेट गवर्नमेंट की मेनली यहाँ पर बात हो रही है, और दोनों को बराबर का रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद देखते हैं क्या कहा गया है, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। अब देखिए फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बारे में बात हो रही है, एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। अब जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, उन लोग ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया, बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब आप समझ गए होंगे कि देखिए क्या होता है कि जब सेंट्रल में, आप सेंटर में देख चुके हैं कि क्या था, डच वाले लोग ज्यादा थे। अब जब सेंटर में इक्वल रिप्रेजेंटेशन डच और फ्रेंच को दिया गया तो डच ने कोई नौटंकी नहीं करी। ठीक, तो क्या हुआ कि जब ब्रुसेल्स में जहां पर फ्रेंच ज्यादा थे, तो वहां पर जब इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करी गई तो फ्रेंच ने भी वहां नौटंकी नहीं करी कि नहीं भैया मेजॉरिटी में तो हमारी ज्यादा सुननी चाहिए, हमारी ज्यादा बात रखनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर आप दोनों जगह रहोगे, चाहे आप सेंटर में हो चाहे आप स्टेट पे हो, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि मिड पाथ यहाँ पर खोजा गया। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो थी, इसी के साथ साथ थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। जैसे आप भारत में देखेंगे तो म्यूनसिपैलिटीज हैं, पंचायत हैं, गांव में जाएंगे पंचायती राज आपको मिलेगा, पंचायत मिलेंगे, वैसे ही वहां पे भी था। इसको क्या कहा गया वहां पर, कम्युनिटी गवर्नमेंट वहां पर कहा गया। अब ये किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, तो मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो भी इलेक्टेड बाय द पीपल है, बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक लैंग्वेज की कम्युनिटी जो है वही मेनली मेजॉरिटी में होती है, ज्यादा होते हैं, तो वही लोग क्या करते हैं, उसको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, डच, फ्रेंच, जर्मन जो भी हो, नो मैटर वेयर दे लिव, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो इन गवर्नमेंट को अगर आप देखेंगे, जो सबसे ये कह सकते हैं थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट वहां पर थी, तो उनके पास कौन कौन से इश्यूज सॉल्व करने की पावर थी, तो कल्चरल इश्यूज, एजुकेशनल इश्यूज और लैंग्वेज इश्यूज सॉल्व करने की यहाँ पर पावर्स उन लोगों को दी गई थी। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या बात कही गई है। तो आप लोग ने देखा अभी तक बेल्जियन मॉडल को देखा, तो यहाँ पर यही कहा गया, यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो बेल्जियन जो मॉडल है उसमें आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, फिर आप देखेंगे लोकल गवर्नमेंट भी है जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया, और कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी है। ठीक है, अभी तक इसने बहुत अच्छे से काम किया है, बेल्जियम में कोई इस तरीके का डिस्प्यूट नहीं हो पाया जिस तरीके का श्रीलंका में हुआ है। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ, मतलब इस तरीके का जो सिविल वॉर ये सब चीज़ें श्रीलंका में हुई हैं, वैसी कोई भी चीज़ अगर बेल्जियम में नहीं हुई है। ठीक है, तो जो दो मेजर कम्युनिटी है मेनली अगर आप देखेंगे डच और फ्रेंच है, तो दोनों लोग आराम से हंसी खुशी रहते हैं वहाँ पर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, और ना ही कोई डिवीजन कंट्री का इस तरीके का बात होती है वहाँ पर जैसे श्रीलंका में बात होती है। ठीक है, व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर। अब देखिए जब बहुत सारी कंट्रीज यूरोप के साथ में आई तो उन लोग ने क्या किया, एक यूरोपियन यूनियन बनाया और वही ब्रुसेल्स को क्या बना दी, उसकी राजधानी बना दी। ठीक है, तो याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन की जो मतलब यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, ब्रुसेल्स में है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला पार्ट था जो हम लोग ने इस चैप्टर का डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। ठीक है, उसमें भी कुछ 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं। आई होप ये सारी बातें जो हम लोग ने की है वो आप लोग को समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।